खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अपनी छोटी सी हिस्ट्री में पाकिस्तान एक ऐसी ज्योग्राफी बन गया है जिसका नाता सिर्फ आतंक से। अपने आप को पाक बताने वाला देश आज असल में नापाक आतंक पैदा कर दुनिया भर में उसे एक्सपोर्ट कर रहा है। जिसे एक नाकाम देश का दर्जा मिला हुआ है वो हमें ह्यूमन राइट्स की सीख ना दे, क्योंकि पाकिस्तान अब टेररिस्तान बन चुका है। यूएन के मंच से एक बार फिर कश्मीर में सेना के जुल्म सितम और प्लेबिसाइड का झूठा रोना रोने वाले पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इन तीखे और चुभते हुए वारों से उसे यूं पस्त कर देगा। हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे इनम गंभीर के इन पोल खोल बयानों ने पाकिस्तान को यूएन में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उधर एक इंटरव्यू में बीजेपी नेता राम माधव ने यह कहकर हुर्रियत पर नरमी के संकेत दिए कि वो कश्मीर में हालात बेहतर करने के लिए सभी पक्षों से बिना शर्त बातचीत को तैयार है। माधव के इस बयान का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तुरंत वेलकम किया। तो बिग बुलेटिन में आज का बड़ा सवाल यही कि आखिर यूएन में टेररिस्तान को कड़ी फटकार और कश्मीर में हालात को पटरी पर लाने की कोशिश का नतीजा क्या निकलेगा, क्या निकलने वाला है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। यूएन में हिंदुस्तान ने पाक को लगाई फटकार। दहशतगर्दों की पनाहगाह पाकिस्तान बना अब टेररिस्तान। यूएन में टेररिस्तान को करारा जवाब, पाक बेनकाब। पाकिस्तान ने तवक्को और अपनी आदत के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में कश्मीर का राग अलापा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से अपने खिताब में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा से बैनुल अक़वामी जांच का मुतालबा कर दिया। अपने खिताब के दौरान खाकान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर संजीदगी से सोचना चाहिए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान ने अपनी पीठ खुद थपथपाने के मकसद से कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मसले समेत बकिया तमाम मसाइल पर हिंदुस्तान से जामे मुज़ाकिरात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान डिमांड्स एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन into India's crimes in occupied Kashmir. We ask that the United Nations Secretary General and the High Commissioner for Human Rights send an inquiry commission to occupied Kashmir to verify the nature and extent of India's human rights violations, secure the punishment of those responsible, and provide justice and relief to the victims. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की झूठ पर हिंदुस्तान ने पलटवार किया। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का अड्डा है। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान अपनी ही सरजमीन पर हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी करता रहा है। हिंदुस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है। पाकिस्तान ने मुल्ला उमर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और अब अपने आप को पाकिस्तान मुतासिर करार दे रहा है। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान टेररिस्तान बन चुका है। राइट ऑफ रिप्लाई के तहत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि नाकाम मुल्क से दुनिया को जमहूरियत का सबक सीखने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान has become a geography synonymous with terror. The quest for a land of pure has actually produced the land of pure terror. Pakistan is now Terroristan, with a flourishing industry producing and exporting global terrorism. भारत का हमेशा ये रुख रहा है कि आतंकवाद और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, और आतंकवाद केवल भारत के लिए खतरा नहीं है, अब तो पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की शांति, अमन, चैन और इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, वहाँ पर आतंकवादियों का उत्पादन हो रहा है, आतंकवादी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है, और पूरी दुनिया में आतंकवाद और अपना खूनी और शैतानी खेल खेलने का एक बहुत ही सुरक्षित केंद्र आतंकवादियों ने बना रखा है। इसलिए आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान न केवल आइसोलेट हुआ है, अलग थलग पड़ा है, बल्कि एक्सपोज भी हुआ है। हिंदुस्तानी सिफारतकार एनम गंभीर ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क को समझना चाहिए कि वो सरहद पार से दहशतगर्दी को जितना भी भड़काएगा, लेकिन हिंदुस्तान की इलाकाई यकजहती को कम करने की उसकी कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने का रिवाज वो कभी नहीं बोलते। लेकिन इस बार भारत ने उसी मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया है कि किस तरह टेररिस्तान में आतंकियों को न सिर्फ पनाह दी जाती है, बल्कि उन्हें राजनीति में लाकर बचाने की कोशिश भी की जाती है।
तो कुल मिलाकर आज हमारा सवाल यही है कि यूएन में टेररिस्तान को करारा जवाब, पाक बेनकाब। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी साहब स्टूडियो में आ चुके हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। इसके अलावा नवीन कुमार साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह साहब हमारे साथ बेंगलोर से लाइव मौजूद हैं, इस बहस का हिस्सा हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट और सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट की शबनम लोन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से, और बशीर अहमद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और शेष नारायण सिंह साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी देर में ये तमाम लोग आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन इस डिबेट को शुरू करने से पहले एक वाकया मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि आज जैसे ही हमने इस प्रोग्राम का पोस्टर, जो प्रोमो पोस्टर होता है, वो ट्वीट किया, तो पाक डिफेंस का जो ऑथराइज्ड ट्विटर हैंडल है उससे एक जवाब आता है। वो जवाब एक शेर होता है जिसमें कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। वो शेर मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वो लिखते हैं मेरे इस प्रोमो ट्वीट के जवाब में, प्रोमो ट्वीट की हेडलाइन थी यूएन में टेररिस्तान को करारा जवाब, पाक बेनकाब। वो लिखते हैं मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। इसका जवाब फिर मैंने एक शेर में दिया। मैंने लिखा वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। तो आपके मुल्क का तो जनाब जो हाल है वो पूरी दुनिया को पता है, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह से हमारे देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके बाद जो बातचीत हुई उसमें वो गौरक्षकों की गुंडागर्दी को भी लिया है। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी इक्का दुक्का इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके खिलाफ आवाजें उठी हैं। और हमारा देश दहशतगर्दों के साए में रहने वाला, दहशतगर्दों को पनाह देने वाला मुल्क नहीं है। यहां पर अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, इस तरह की गुंडागर्दी होती है, तो उसके खिलाफ खुलकर आवाज उठती है, उस पर कार्रवाई होती है, अदालतें कार्रवाई करती हैं, और ऐसे लोग सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, क्योंकि हम जमहूरियत में रहने वाले मुल्क हैं। हम आपकी तरह के मुल्क नहीं हैं जो मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को पनाह देते हैं, हाफिज सईद को पालते हैं, अजहर मसूद को पालते हैं, और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं पूरी दुनिया में। बहरहाल अपने डिबेट का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नवीन कुमार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या तिलमिलाहट है क्या पाकिस्तान की कि टेररिस्तान जिस तरह से यूएन के मंच से बोला गया पाकिस्तान को, और उसकी जितनी करतूतें हैं उनको उजागर कर दिया गया, क्या पाकिस्तान इस वक्त कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है, और यह तिलमिलाहट भी उसी का एक नतीजा है? सही कहा आपने समीर भाई कि जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में मोदी सरकार ने पाकिस्तान को पूरे विश्व से अलग थलग कर दिया, और वो आतंक की जननी है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान की भूमि को आतंक की जननी है हम बहुत पहले से कहते हैं, और साबित होता रहा है। चाहे दाऊद इब्राहिम इनके पास हो, चाहे ओसामा बिन लादेन इनके पास हो, मुल्ला उमर इनके पास हो, तो हाफिज सईद इनके पास हो, इन्होंने आतंक का खेल पूरे विश्व में खेला है। ये एक्सपोज हो चुके हैं, उसी की तिलमिलाहट है। आज परेशान है पाकिस्तान, समझ रहा है कि आज उसको चाइना ने भी अलग कर दिया। आपने देखा होगा कि चाइना ने कहा कि आपका ये अपना मसला है, खुद निपटिए, हमसे बात मत करिए। आज पाकिस्तान के साथ कोई इसलिए नहीं खड़ा है क्योंकि पाकिस्तान ने केवल आतंक की खेती बोई है, और आतंक की खेती ने इस पूरे विश्व को जला करके रखा है, इसीलिए वो अलग थलग है। बिल्कुल। सलमान निजामी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? एक करारा जवाब दिया गया है, करारा तमाचा लगाने की कोशिश है, लेकिन क्या इससे उम्मीद की जाए कि कुछ बदलेगा? देखिए, मैं आपको रिमाइंड करता हूं, पिछले साल अगर आप देखें पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट ने एक बिल लाया था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट आप डिक्लेयर करिए। लेकिन भाजपा के ही लोग थे, भाजपा के ही मेंबर पार्लियामेंट थे जिन्होंने उस बिल को रिजेक्ट किया। अगर इस वक्त पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करना चाहता है, लेकिन मैं पाकिस्तान के लोगों से ये शायद उनको हिस्ट्री रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि अगर यूएन का रेजोल्यूशन आप पढ़ें, उसमें यह जिक्र किया गया था कि आपको पहले ट्रूप्स विड्रा किए जाने चाहिए। तो पहले
स्टार्ट तो पाकिस्तान को करना चाहिए। तो पाकिस्तान ही वो देश है जिसने यूनाइटेड नेशन का ये एक फरमान जो था कि आप ट्रूप्स को विड्रा कीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने तब से आज तक ट्रूप्स को विड्रा नहीं बढ़ाया। तो दूसरा जो भाजपा जो है, अभी जो जवाब देने की बात है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आउटकम क्या निकला? आप देखिए 3 सालों में 700 से जायद जो हमारे सैनिक हैं वो शहीद हुए। अभी आप रजौरी में देखिए, अभी आप उड़ी में देखिए, बॉर्डर टेररिज्म को जो बढ़ रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है सिचुएशन का। सिविलियंस मर रहे हैं और हमारे सैनिक वहां मर रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं। तो ये जवाब देना और ये चीजें करना, ये कब तक आप करेंगे? आप कश्मीर में एक बात करते हैं, दिल्ली में एक बात करते हैं। आपकी कश्मीर की जो सरकार है, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि आप हुर्रियत के साथ बात करिए, आप पाकिस्तान के साथ बात करिए। दिल्ली में आपके नेता कहते हैं कि हम बात किसी से नहीं करेंगे। तो कैसे आप सिचुएशन को आप कंट्रोल में लाएंगे? आपके हालात जो कश्मीर के हैं, आप एक आतंकवादी को मारते हैं, एक मिलिटेंट को मारते हैं, 10 नए मिलिटेंट खड़े होते हैं। ठीक है, जीजे सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, आपको क्या लगता है यूएन के मंच से जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को यह करारा तमाचा लगाया है, इसका कुछ असर होगा क्या? और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी ये कोशिश है पाकिस्तान को बेनकाब करने की, उसके करतूतों को दुनिया के सामने लाने की, क्या हम उसमें कामयाब रहे? देखिए, सबसे पहले इसका सबसे छोटा जवाब तो यह है कि वो कामयाब रहे हैं। हम बिल्कुल जिसे कहते हैं इस बात के ऊपर बिल्कुल ठीक उतरे हैं। मगर जो बात अंदर की बात है कि ये जो पाकिस्तान यूएनओ में जाके जो कश्मीर की बात को उठाता है और साथ में कहता है कि मैं टेररिज्म को वैसे फाइट कर रहा हूं जैसे हिंदुस्तान कर रहा है और हम भी विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म हैं, ये जितनी बातें वो करते हैं और जो आज उनकी हालत हुई है इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान इस हालत का खुद जिम्मेवार है। क्योंकि पाकिस्तान में ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है 1990 के बाद, ये प्रॉक्सी वार उन्होंने चालू की है। उसके बाद ये दूसरे संगठन जैसे जैश मोहम्मद है, हाफिज सईद का लश्कर तौबा है और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के वेरियस मेंबर्स हैं जिनके सलाउद्दीन चीफ हैं, ये जितनी बातें हुई हैं, इन बातों को जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज हैं दूसरे देशों की, जैसे अमेरिका है, दूसरे देश है, उन सब ने मॉनिटर किया है और ये बात यूएनओ तक पहुंची है और यूएनओ ने पहले ही हाफिज सईद जैसों को, जिसे कहते हैं एक इंटरनेशनल टेररिस्ट, घोषित किया। फिर अफजल ये मसूद मौलाना अजहर की बात उठी, फिर ये अपने सलाउद्दीन को अमेरिका ने किया। ये जितनी बातें उठी हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? पाकिस्तान खुद जिम्मेवार है। अगर पाकिस्तान खुद कोई कोर्स करेक्शन नहीं करता तो वो हालत बिल्कुल नहीं सुधरने वाली और वो जैसे तमाचे खाता है हिंदुस्तान से खाता रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, शेष नारायण सिंह साहब, ये बातें तो हम लगातार सुन चुके हैं कि पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने जमीन पर दहशतगर्दों को उसने पनाह दी हुई है, उनका इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी बातें हमने यूएन के मंच से कह दी। अब इसका क्या असर होगा, क्या हम उम्मीद करें? क्योंकि यूएन किसी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर देता है, उसका भी असर नहीं होता है। अब वो तो ऑपोजिशन का लीडर बन जाता है हाफिज सईद वहां पर, तो असर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस बार जो हमने बातें रखी हैं उसका कुछ असर दिखेगा क्या? अभी एक डिबेट में हम थे, शबनम लोन ने पाकिस्तानी जो रिटायर्ड फौजी थे जनाब थे, उनसे बहुत गुजारिश की कि साहब हमारी कब्रें बढ़ती जा रही हैं और आप लोग वहाँ से आप लोग हमको छोड़ दीजिए और हम कश्मीर में अब अमन चाहिए, हर कीमत पे कश्मीर में अमन चाहिए। और उस अमन के लिए जरूरी ये है कि पाकिस्तानी अवाम को, जैसे उन्होंने अभी हमारी अवाम को एड्रेस करने की कोशिश की, पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, हम पाकिस्तानी अवाम को डायरेक्ट एड्रेस करें। अभी एक डिबेट में सिंध के एक नुमाइंदे ने साफ साफ कहा कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल टेररिस्ट स्टेट मानते हैं और हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अगर हिंदुस्तान हमको सियासी सपोर्ट दे तो हिंदुस्तान में मिलने को हम तैयार हैं, बहरहाल हम मिलाना नहीं
नहीं चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि वहाँ जो लोग हैं, जो कश्मीरी, जो वहाँ पे बलूच अवाम है, जो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है और जो सिंध की अवाम है, वो ये जो पाकिस्तान जो लाहौर के आसपास के 10-20 150 मील के इर्द गिर्द में जो पाकिस्तान है, ये उनकी इंसानियत को बख्श दे और कश्मीर में टेररिस्ट भेजना बंद करे। क्योंकि इन्होंने, आपको मालूम होगा, टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी इन्होंने बना रखा है। और जो टेररिस्ट है, मौलाना जो क्या नाम उसका, हाफिज सईद, वो जियाउल हक का दीनियात का एडवाइजर था और वो फौजियों का आका हुआ करता था। ये बेचारे जो आज जनरल थे तब लेफ्टिनेंट्स थे सब। तो इन लोगों पर उसकी हुकूमत चलती है, वो जो चाहता है कराता है। तो मेरे भाई, तुम अपने पाकिस्तान में रखो जो पंजाब के आसपास तुम्हारा इलाका है, बाकी तुम हमारे कश्मीर में, आपने मुजफ्फराबाद पे कब्जा कर रखा है हमारे हिस्से पे, और उसको आप बख्शिए। कश्मीरियों को हिंदुस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बहुत सारी चीजें दी गई थी और कश्मीर को उसी हालत में लाना है। उसके लिए जरूरी ये है कि पाकिस्तान की अवाम एक तो तैयार हो, जैसे कि सिंध के अभी नुमाइंदे ने कहा जी, और दूसरा ये है कि इनसे जरा पूछिए कि आज अमेरिका तक को हाइड्रोजन बम ड्रॉप करने का धमकी दे रहा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को बम इन्होंने बनवाया और ये पूरी दुनिया को एक सुर में, एक आवाज में कहना पड़ेगा कि मेरे भाई बख्श दो दुनिया के अमन को। दूसरी बात इनको करना पड़ेगा कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, ये अपनी हुकूमत से कहें कि पाकिस्तान को पॉलिटिकली आइसोलेट करने की कोशिश करो। और उसमें हम जानते हैं कि कश्मीर की पूरी जनता इनके साथ होगी, क्योंकि कश्मीर में हालात कश्मीरी तय करेंगे, हम तय करेंगे। पाकिस्तानी की फौज और वहां के बदमाश और गुंडे टेररिस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। शबनम लोन साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जब ये मेरे ट्वीट पर पाक डिफेंस का रिप्लाई आया और एक तरह से उन्होंने देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की खुलेआम, और गौ रक्षकों की गुंडागर्दी और तमाम इंसिडेंट्स का जिक्र करते हुए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, तो मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये तो वो कर ही रहे हैं और ये हम देख रहे हैं। लेकिन हैरत तब होती है जब हमारे मुल्क में रहने वाले सेपरेटिस्ट लीडर, कश्मीर में रहने वाले अलगाववादी नेता ऐसी भाषा बोलते हैं। वो भी तो वही काम कर रहे हैं। मानेंगी आप ये बात? जी देखिए, कश्मीर का मसला जो है ये बड़ा पेचीदा मसला है। आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पोजीशंस नहीं ले सकते हैं। आप कह सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि कश्मीर एक मसला है। 70 साल से ये सुलग रहा है। और सही फरमाया ये जो हमारे प्रवक्ता थे कांग्रेस के शेष नारायण सिंह साहब ने, मैं थी एक और प्रोग्राम में, कहा मैंने वो ब्रिगेडियर जावेद साहब से, ये मैंने कहा शेष नारायण जी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो हम अमन और अमन चाहते हैं, हमारे कब्रिस्तान बराना। ओके तो सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। तो मैंने यही कहा कि वहां वाकई हमारा यहाँ कश्मीर जो है, इसकी खूबसूरती का एक ये बदनुमा दाग है कि हमारे कब्रिस्तान हमारे नौजवानों से भर आए हैं। कल ही देखिए त्राल में एक यंग लड़की प्रीत कौर, 17-18 साल की लड़की वहां मर गई। एक और बंदा चल रहा था 50 साल का, वो भी मर गया। हम अपने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिन नौजवानों ने बंदूक उठाई है हाथ में या पत्थर उठाया है, हम ये चाहते हैं हमारे नौजवान जिंदगी को तरजीह दें, मौत को तरजीह ना दें। ये सही है कि पाकिस्तान अपने आप को एक प्रॉपर पार्टी समझता है इस डिस्प्यूट में, लेकिन एक बात को आप दरगुजर नहीं कर सकते कि कश्मीरी बहुत ज्यादा हतात है, एलिनेटेड है। और जब वो एलिनेटेड है और हतात है, उस वक्त आपको ये मसला हल करने की और जरूरत थी। अब आप देख लीजिए बीजेपी ने क्या किया। यहाँ इनके प्रवक्ता है राम माधव, पूरा साल वो कहते रहे हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमको बातचीत नहीं करनी है, किसी सेपरेटिस्ट से नहीं मिलना है। अब कल उन्होंने ये कहा हम किसी से भी बात करने को तैयार हैं। ये मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सुना, अभी तो बोल रहे थे कि हम जो है दाऊद पाकिस्तान में, सुनिए, वो भी अनकंडीशनल। और इन्होंने ये कहा कि दाऊद पाकिस्तान में है,
तो मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ। इकबाल कास्कर आज ये कह रहा है कि महजबीन जो उनकी बीवी है वो पिछले साल यहाँ आई थी, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं तो शबनम, अगर इनकी पॉलिसी, शबनम ये बताइए ना कि आपका स्टैंड क्या है? आप क्या चाहती हैं कि अलगाववादी नेताओं से, हुर्रियत के नेताओं से अनकंडीशनली बातचीत हो या नहीं हो? आप किस पक्ष में? जी मैं हमेशा बातचीत के पक्ष में रहती हूँ, लेकिन क्या अलगाववादी हुर्रियत वाले जो हैं, क्या वो कश्मीर की सारी सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? वो भी तो एक बात है। यहाँ पे आपको एक लाएअमल लाना पड़ेगा नई दिल्ली में, जिसको हम कहेंगे कश्मीर पॉलिसी। आपको इसके नशे को फराज देखने, बशीर अहमद साहब, आपके नेता उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही ये खबर आई कि राम माधव ने अनकंडीशनल बातचीत की बात की है हुर्रियत से, उन्होंने फौरन सपोर्ट किया इसका। आपको क्या उम्मीद नजर आ रही, इससे क्या हल हो सकता है? और क्या आप मानते हैं कि हुर्रियत जो है वो कश्मीरी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुर्रियत के लीडर्स? क्योंकि उनकी असलियत तो हम देख चुके हैं। अभी तमाम हुर्रियत नेताओं पर कार्रवाई चल रही है, किस तरह से वो पाकिस्तान की शय पर यहां पर माहौल खराब कर रहे हैं, हमें पता है। आप मुझे बताइए, क्या बातचीत के अलावा कोई और रास्ता हो सकता है? बोलो। हमने देखा है कि अगर जंगें भी हुई है, आपस में ममालिक ने एक दूसरे को वॉर में भी लाया है, जंग में लाया, लेकिन आखिरकार जो मसले सुलझे हैं वो तो बातचीत से ही सुलझे हैं। अगर आज मरकजी सरकार इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, जैसे हमारी बहन शबनम लोन साहिबा फरमा रही थी कि अभी तक ये कह रहे थे कि हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, लेकिन आज उनके जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी कहते हैं कि अनकंडीशनल हम बात करें। फाइनली बात करने पे ही मसला आ गया। फाइनली ये भी वही पहुंचे जो हम कह रहे थे, और यही एक रास्ता है। बातचीत के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ना कहीं किसी चीज से मसला हल होगा। बाकी रही बात जो यूनाइटेड नेशन, मतलब आपको ये लगता है कि वो अगर दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं कश्मीर में रहकर, कश्मीर के नौजवानों को उकसा रहे हैं, तो भी हमें उनसे बात करनी चाहिए, टेबल पर बैठकर उनसे बात करनी चाहिए? नहीं, उनसे नहीं करनी चाहिए। मुझे या तो आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपका टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस में, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना बशीर अहमद साहब। इस वक्त पाकिस्तान को नहीं है, सवाल का जवाब दो जी। नहीं, तकरीर के लिए मंच नहीं है, आप सवालों के जवाब दो, आपसे इंटरव्यू हो रहा जी। मैं भी तो सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, आप तो बीच में ही। हाँ, लेकिन तकरीर मत करिए बाखुदा। तकरीर तो आपकी मैंने सुनी, तकरीर तो आपने भाई, मैं क्या आपको जवाब दूं? मैं सुन रहा था। आप तो सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। बशीर साहब कंप्लीट कर ले, ब्रेक का टाइम हो रहा है, नवीन जवाब देंगे ब्रेक के बाद जी। आप समीर, मैं जवाब देना चाहता हूँ। समीर, हुर्रियत के लोग यहाँ के समीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे से 3 सवाल पूछे गए हैं, क्या मैं उनका जवाब दूं? क्या जब तक कि आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे? ठीक है, नवीन मैं आता हूँ आपके पास। बशीर अहमद साहब थोड़ा सा रुकें, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। नवीन कुमार साहब से, यानी बीजेपी से बहुत सारे सवालात हैं, उनका वो जवाब देना चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो टेररिस्तान को करारा जवाब जिस तरह से हिंदुस्तान ने यूएन के मंच पर दिया है, उसी पर हम बहस करें। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन कुमार साहब, ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के रुख को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, खासतौर पर अलगाववादियों को लेकर, हुर्रियत नेताओं से जिस तरह से आपने अनकंडीशनल बातचीत की, अब बात की है, उसको लेकर मेरा सवाल यह है कि जब यूएन के मंच से पाकिस्तान प्लेबिसाइट या रेफरेंडम की बात करता है तो हम तो उसको करारा जवाब दे देते हैं। यहां पर हुर्रियत के जो लोग हैं वो भी तो वही कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, बस हमारी सरजमीन पर रहकर बोलते हैं। तो उनसे बातचीत के लिए आप तैयार हैं, ये जानते हुए भी ये बातें सामने आ चुकी हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान का हुक्म बजा रहे हैं, यहां पर दहशतगर्दों की फौज तैयार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी। समीर भाई, मुझे आपका इस सवाल के साथ साथ कांग्रेस के जो सलमान जी ने पूछा, कहा, शबनम जी ने, शेष जी ने, मुझे तीनों के सवालों के जवाब देने हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं
जो आपका सवाल है उसके बारे में बता दूं, भारत सरकार की, मोदी सरकार की बड़ी क्लियर नीति है कश्मीर के मामले में। आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवाद की मदद करने वालों को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। उनके साथ सख्ती से निपट रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जहां तक बातचीत की बात है, 2 बार हमारे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी कश्मीर श्रीनगर भी गए हैं और वहां सबके लिए खुला है। जो कश्मीरी और कश्मीरियत को बचाना चाहता है वो आकर के बात करे, कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए। उसके लिए कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कभी किसी ने मना नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि केवल हुर्रियत के लोगों को बुलाया जाएगा या हम उसके लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी नेता जो बोल रहे थे कि हमारी नीति क्या है, हमने हमारी नीति सुनिए क्या है, ये इसी सरकार ने किया है। शेष जी, आपके भी सवाल का जवाब इसमें होगा कि कश्मीर को पूरे विश्व में अलग थलग कर दिया है। कश्मीर के साथ जितने दूसरे देश उसके समर्थक थे, आज उसके साथ कोई भी नहीं है। इसलिए नहीं है कश्मीर के साथ क्योंकि, सॉरी माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की बात करें, मैं सुधार लेता हूं, गलती को ही सुधार लेता हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान के साथ आज के डेट में किस देश के विश्व में कोई भी देश नहीं है, इंक्लूडिंग चाइना तक। ये आप ही ने, आज मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी शेष जी। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से ये नीति है, ये नीति बिल्कुल साफ है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस प्रकार से कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन चलाया गया और आतंकवादियों का सफाया किया गया, तो आतंकवादियों का सफाया होना निश्चित है। लेकिन मैं एक बात और भी बता दूं, कश्मीर में अगर कहते हैं कब्रिस्तानों के भंडार, ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। पाकिस्तान की देन है, वो आतंकवाद के कारण बढ़ रहे हैं, हमारे कारण किसी कारण नहीं बढ़ रहे हैं। लेकर जो अपना रुख आपने साफ किया है, शबनम लोन जी, शबनम लोन जी, क्या ये मुमकिन है और क्या ये पॉलिसी कारगर साबित होगी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन क्लीन भी चल रहा है कश्मीर में, 5 महीने में 5 लश्कर के कमांडर ढेर किए जा चुके हैं, 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, अब हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये एक मौका है क्या कश्मीर के हालात को पटरी पर लाने का? जी यही तो मैं कह रही, नहीं, ये किस किस्म की पॉलिसी है ये? आप मुझे एक चीज बताइए। मैं ये हमेशा ये मानती हूं भाई, हुर्रियत भी बातचीत में शामिल होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आप उसको, मेरे ओपिनियन को एक तरफ रख दीजिए। अब आप आइए, जो पिछले 5 महीने से हुआ, NIA ने यहाँ पर जबरदस्त रेड्स किए और हुर्रियत के तमाम जो नेता है मैक्सिमम वो इस वक्त बंद है। तो आप मुझे बताइए कि इज इट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस? ये किस किस्म की, जो आतंकवाद फैलाएगा, आतंकवादियों का समर्थन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आतंकवाद फैलाए पाकिस्तान को, अगर हुर्रियत लीडर्स के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो पाकिस्तान का हुक्म बजा रहे हैं यहाँ पर हमारी जमीन पर बैठकर, दहशतगर्दों की फौज तैयार कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, ये नहीं समझ क्यों ना डाला जाए? और एक तरफ किसी आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो आतंकवादियों के समर्थन करेगा, पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, वो बंद होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद, और राम माधव जी ने क्या कहा, बड़े गुस्सा का, उन्होंने कहा जो कश्मीरियत को बचाना चाहता है उससे बातचीत के लिए तैयार है। ठीक, शबनम जी, देखिए आप लोग, मैं यही कह रही हूं कि ये कंफ्यूजन जो मचा हुआ है, इन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया है राम माधव ने, तो किस बिना पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया? आप इनसे पूछिए किस बिना पे स्टेटमेंट दिया। एक तरफ से कहते हैं दाऊद पाकिस्तान में है, इधर से कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या पाकिस्तान में कोई क्लैरिटी नहीं है। दाऊद की पत्नी से कास्कर की पत्नी दुबई में मिली थी, हिंदुस्तान में नहीं मिली। कम से कम अपने आप को करेक्ट कर लीजिए आप। दाऊद से चलिए, ठीक है, कंफ्यूजन, एक मिनट साहब, ये न्यूज रिपोर्ट आ रहा था, कंफ्यूजन है क्या? मैंने इंडियन टेलीविजन में देखा ये। नहीं, मतलब एक तरफ हुर्रियत के लिए सरकार का खड़ा रुख और दूसरी तरफ ये कहना कि अनकंडीशनल बातचीत के लिए हम तैयार हैं। नहीं, हम अनकंडीशनल बातचीत सरकार को करना चाहिए,
लेकिन सरकार को फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से बात करना चाहिए, शबनम लोन से बात करना चाहिए, और पीडीपी के लीडरान से बात करना चाहिए। कश्मीर में कश्मीर का जो स्टेक है, जो कश्मीरी लोग हैं, उनसे बात करना चाहिए। जो असली स्टेक जो कश्मीरी लोग बिक चुके हैं, पाकिस्तानी खैरात पे जो कश्मीरियों के खिलाफ कश्मीर की सरजमी पे काम कर रहे हैं, उनसे किसी कीमत पे बात नहीं करनी चाहिए। और हमने पंजाब में इसी पाकिस्तान के टेररिज्म को देखा है। पाकिस्तान में इन्होंने पंजाब में इन्होंने टेररिज्म फैलाया था। 10 साल 15 साल तक हम तबाह हुए। एक हमारा प्राइम मिनिस्टर मारी गई उसके चक्कर में जी। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जब जो उनके फंडिंग वाले लोग थे, उनको पकड़ के जब केपीएस गिल ने उनकी हड्डियां तोड़ी, और उसके बाद जो असली पंजाबी कौम थी, पंजाबी लोग थे जो अकाली इंटरेस्ट के खालिस्तान की जो बात कर रहे थे, उनसे बात की गई, मामला सलट गया जी। वहां भी अब शबनम लोन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहती हैं, हिंदुस्तान की बड़ी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करती हैं, इनसे बात करो, सेंसिबल लोग हैं, फारूक भाई से बात करो। लेकिन इन लोगों से बात बिल्कुल, इनका जो इलाज हो रहा है, ये कहां से, तुम क्या खेती करते हो भाई, कितना अरबों रुपया तुम्हारे पास है, कहां से आता है, और 8-8 रुपए के बच्चे को देते हो तुम, वो बांटते हो पत्थर फेंकने के लिए। तो हमारा ये कहना है कि कश्मीरियों से बात करना जरूरी है, लेकिन कश्मीरियों के जो एजेंट पाकिस्तानी एजेंट हैं, उनसे बात नहीं करना। मानते हैं आप कश्मीरियों से बात करना जरूरी है, कश्मीर में रहे पाकिस्तान के दलालों से नहीं। अगर मैं हार्ड हिटिंग भाषा में कहूं तो मदद कर मानते हैं आप इस बात को? सही लगी है। नवीन एक मिनट, सबकी बात सामने आनी चाहिए। बशीर अहमद साहब। जी, जो हमारे नारायण सिंह जी साहब कहते हैं ना कि बात करनी चाहिए मेन स्ट्रीम पार्टीज के साथ। मेन स्ट्रीम पार्टीज ऑन बोर्ड है। मेन स्ट्रीम पार्टीज के साथ क्या बात करेंगे आप? बात उन लोगों से करनी है जो यहाँ पे मुसलसल मुश्किलात में हमको डाले हुए हैं। बात उन लोगों के साथ करनी है जिनकी वजह से यहाँ हालात खराब है। बात आप मेन स्ट्रीम के साथ क्या करें? हम तो ऑन बोर्ड है, हमने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं की है जिसकी बदअमनी यहाँ पे है। बशीर भाई मेरी गुजारिश है कि मैं आपको नहीं, अगर इन लोगों से बात करनी है, इन मर्सिनरीज से जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, तो इनसे हमारे फारूक अब्दुल्ला बात करेंगे, हमारे इनसे महबूबा मुफ्ती बात करेंगी, और हमारे कश्मीरी लीडरान कानूनी मामलात होंगे तो हमारी शबनम लोन बात करेंगी। ये लोग बात करेंगे इनसे। उन कश्मीरियों का दर्द ये लोग समझते हैं, हम इसकी अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों से हुकूमत इनको अहमियत देगी तो इनका धंधा चल पड़ता है, पाकिस्तान से इनको माल मिलने लगता है। इसलिए हमें हर कीमत पे इनकी मुखालिफत करनी पड़ेगी। और राजनाथ सिंह या राम माधव कुछ भी कहते रहे, सच्चाई ये है कि जब तक अपने लीडर्स को मजबूत नहीं किया जाएगा, जो हिंदुस्तान की ओथ लेते हैं, मेंबरान पार्लियामेंट है, असेंबली के मेंबरान है, जब तक उनको इज्जत नहीं दी जाएगी। आपके पास आऊंगा जीजे सिंह साहब, एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा इस पर। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हौसले जो पस्त हुए हैं इन अलगाववादियों के, हुर्रियत के नेताओं के, इतनी सख्त कार्रवाई के बाद वो फिर से बुलंद हो जाएंगे? देखिए, ये जो अभी बात सुन रहा हूं मैं सभी पॉलिटिशियंस की, कि सबको से बात करनी चाहिए, और जो बातचीत के रास्ते से ये जो कश्मीर में प्रॉब्लम है उसको निपटाकर कश्मीर को पटड़ी पे लाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा उन लोगों का जिन्होंने इस गाड़ी को पटड़ी से नीचे कर दिया है, हटा दिया है। वो जो लोग हैं, जो लोग पटड़ी से गाड़ी को उतारने वाले हैं, उनसे बात करना मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बात तू मैं नहीं जानी चाहिए। बात जो है वो एक लॉजिकल, फ्रूटफुल, कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन होना चाहिए उसका। ये नहीं कि बात कर रहे हैं तो बात तो 70 साल से हो रही है, बात से तो कुछ बात बनती नहीं है। देखना यह है कि जो लोग इसकी जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे अभी कहते हैं हुर्रियत लीडर वाले हैं या दूसरे जो अलगवादी नेचर के लोग हैं, जब तक आप उनके साथ उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बातचीत का रास्ता नहीं लेते और उनको लाते नहीं, तब तक तो ये हालात सुधरेंगे नहीं। और दूसरी बात ये बताइए ना, पाकिस्तान की सीमा में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले
उनसे बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी करने वाले, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, दहशतगर्दों को तैयार करने वाले ऐसे लोगों के साथ सलमान बातचीत से क्या कुछ हल निकलेगा, इसकी उम्मीद करें। हल निकले तो कर लीजिए, आतंकवादियों को भी बैठा लीजिए, ये तो वही बात हो गई ना। फिर देखिए, जब 2016 का अनरेस्ट था, हाँ, हम जानबूझ की हुर्रियत को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं काफी सीनियर लोग यहाँ हैं डिबेट में, मैं आपको बताऊं कि 2016 में जो यूथ जो सड़कों पे था, जो गोली खा रहा था, कश्मीर से जी, जो गोली खा रहा था, हाँ, उनको उनके वो हुर्रियत जो अभी बशीर साहब ने बोला जी कि हुर्रियत जो है वो कैलेंडर जारी करता था, लेकिन के लोग कैलेंडर जारी करते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो 7 साल का बच्चा है उसको गोली लगी, फिर वो गुस्सा आया। तो मुझे लगता है कि वो चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी चाहिए, पहले आप अपने लोगों को कॉन्फ्रेंस में लाएं। हाँ। सबसे बड़ी एक डिफिकल्टी ये है कि हम सिर्फ प्रायोरिटी जो देते हैं वो सिर्फ हुर्रियत को देते हैं। 4-5 नेता हैं तो आप समझते हैं कि पूरा कश्मीर का जो सिनेरियो है, हाँ, वो कंट्रोल जो है उनके हाथ में, हाँ, कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। आप जानिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो बच्चे सड़कों पे उतरते हैं, काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे हैं जो पत्थर उठाते हैं, हाँ, उनको ये मालूम नहीं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है। हाँ, वो तो 7 साल का बच्चा, उसको क्या मालूम मसला कश्मीर क्या है। उनको तो नरेंद्र मोदी जी की शायद उनका नाम भी मालूम नहीं होगा। तो जो लोग हैं जो सड़कों पे निकलते हैं, आज आईएसआई का झंडा वहां लहरा रहे हैं। जब मुस्लिम कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब कह रही है कि आईएसआईएस जो है वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, लेकिन कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे आजकल लहराए जाते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये कौन सी बिगड़ी हुई एक हमारी यूथ जनरेशन आ रही है जिसको कौन मिसगाइड कर रहा है? तो आपको उनसे बात करनी है, ये थोपने वाली चीजें खत्म करनी है कि वहां हुर्रियत के 4 लोग हैं, उनको कॉन्फ्रेंस में लाइए। लेकिन आप जमीनी सतह पे देखिए कि लोगों में एग्रेशन क्यों है। जो लोग आपके आज जो वो एक नया मिलिटेंट निकला है, उसका नाम मुझे मूसा, वो हुर्रियत के खिलाफ है। तो ये कौन एक एजुकेटेड लोग जो हैं वो गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उनसे आप बातचीत करिए। उससे कब अपने लोगों को, नौजवान लोगों को कॉन्फ्रेंस में लीजिए। ठीक है, नवीन कुमार साहब, ये स्टैंड में चेंज क्यों, यू टर्न क्यों? मुझे एक बात बताइए समीर भाई, मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस की नीति क्या है, किस प्रकार से ये बातें कर रही। जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं या पाकिस्तान का कैलेंडर कश्मीर में चलाते हैं, जो पत्थरबाजों को समर्थन देते थे, उनको तैयार करते थे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उनको दर्द किस बात का है? क्या आप कहते हैं कि कश्मीरी पंडित के साथ कश्मीर में क्या क्या हुआ वो अलगाव, वो आतंकवादी बन गए? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। जो आतंकवादी वारदात में शामिल होगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई कर रहा है वो करेगा, और जब कार्रवाई हो रही है तो उनको कष्ट किस बात का है? आज एक सशक्त सरकार केंद्र में है, जो एक निर्णय लेने की स्थिति में है, वो निर्णय ले रही है, मजबूत निर्णय ले रही है। उसने कहा, फिर उसने जिस प्रकार से कहा कश्मीर को, कश्मीर के अलगाववादी या कश्मीर में आतंकवाद की मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दूसरा, पाकिस्तान को जिस प्रकार से पूरे विश्व में अलग थलग कर दिया, वो आज इसी सरकार सशक्त ने किया है। इनको कष्ट किस बात का है? ये पता नहीं किस बात की राजनीति करना चाहते हैं। मुझे इस देश के अंदर केंद्र में कुछ और स्टैंड ले रहे हैं, दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, कश्मीर में कुछ और बोलते हैं। आप लोगों को मरवा रहे हैं। क्या स्टैंड लिया गलत? आपने 3 सालों में क्या किया ऐसा जो कश्मीर के हालात सुधारे आपने? बिल्कुल, आप लोगों, आप 3 साल में आतंकवाद का सफाया हो रहा है, कहा गया ऑपरेशन किलिंग। अरे कैसे सफाया हो गया? सफाया हो रहा है। एक दिन आप एक आतंकवादी को मारते हो, 10 दिन और 10 और निकलते हैं। यही तो समस्या है आपकी। 700 से ज्यादा आपने सैनिक मार दिए, मरवा दिए। इसीलिए कम हुई क्योंकि उसको बॉर्डर के हालात देखिए, वहां लोग मर रहे हैं। हमने नहीं मारा, आप जैसे लोग बेघर हो गए। आप तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। जयचंद की आवश्यकता कहीं और नहीं, आप जैसे बीच में है। आपने जिस प्रकार से, आप सब देख रहे हैं, देश की जनता जानती है आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी राजनीतिक रोटियां आपको देश की जनता ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन जाता है। मूल समस्या का मनमोहन सिंह जी जो है 10 साल पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गए, वो आपके नेता जाते हैं। उनको समर्थन करने वाले
आतंकवाद जो शाल बांटने वहां जाते हैं, फातिमा पढ़ने जो यहाँ पार्लिमेंट में आतंकवादी बिल रिजेक्ट करते हैं, तो उनको जो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती आपके क्यों उनको समर्थन करते जो हैं? महबूबा मुफ्ती ये बोलती है कि हुर्रियत के लोग जो है उनसे बात करें, उनके लिए आप बयानबाजी देते हैं, उनके लिए आप मानवाधिकार से पैसा मांगते हैं। आज राम माधव जी ने ये बोल दिया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो 3 साल आप और बात नहीं करेंगे। जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी मारे जाते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, घुटने को चले आप बैठ के फातिमा पढ़ने जाते हैं। शबनम लोन साहिबा, शबनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भाई जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर ये तक कहने से नहीं झिझकते कि पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, रेफरेंडम की बात करते हैं, उनसे बातचीत करके कुछ फायदा होगा आपको लगता है? जी देखिए, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पीडीपी के और बीजेपी के जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसमें है कि हुर्रियत के साथ बातचीत करनी है। मेरा ये मानना है कि किसी भी एक गुट के साथ बातचीत करने से मसला हल नहीं होगा। कश्मीर का जो मसला है वो दरअसल इंसाफ है। यहाँ पर इंसाफ चाहिए हमें, यहाँ पे साफ रणनीति चाहिए हमें। हमारे जो बच्चे कश्मीर में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है क्या? पिछले साल मारे गए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, हमें उनका हिसाब चाहिए, इंसाफ चाहिए, नहीं मिल रहा है। मैं वसूख से कह रही हूँ, यहाँ पे नहीं मिल रहा है इंसाफ। और ये आवाज बुलंद होनी चाहिए कि कश्मीरी को अगर कुछ दरकार है इस वक्त उसको इंसाफ चाहिए, और ये चाहिए कि उसके हकूक की पामाली नहीं होगी। और ये शबनम जी क्लियर कीजिए ना, ये कैसा इंसाफ नहीं मिल रहा है? ये तो पाकिस्तान की भाषा नजर आने लगती है। जब आप ये जब हम ये कहते हैं पाकिस्तान भी यही भाषा बोल रहा है यूएन में कि वहां पर हमारे साथ ज्यादती कर रही है, जुल्मो सितम ढाए जा रहे हैं। कौन से जुल्मो सितम है बताइए आप। सुनिए आप, मैं आपको चीज नहीं सुनिए, आतंकवादी को मारना जुल्म सितम है। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे जब भी कभी पाकिस्तान का एजेंडा उठाने वालों को जुल्म सितम है। कश्मीरी, आप एक कॉमन कश्मीरी की तारीफ कीजिए कि जब सुनिए जब एनआईए ने रेड्स किए तो कश्मीरी लोग हुर्रियत के हक में नहीं निकले, लेकिन हुर्रियत के हक में कौन निकला? और 2 बिजनेसमैन थे सही बात है, जिनको महबूबा मुफ्ती ने दहशतगर्दों से क्या वास्ता, वाकई इस आंदोलन में इन्वॉल्व थे। तो हमको इंसाफ चाहिए, हमको। हाँ, वही मैंने कहा। तो आप इनसे पूछिए पीडीपी और बीजेपी से कि जो लोग फंड कर रहे थे इस सारे सिस्टम को, उनको कैसे छुड़ाया? और हम यही चाहते हैं कि हमारे जवान, हमारे बच्चे हाथ में पत्थर ना उठाए, उनके हाथ में किताब हो, और वो जिंदगी को तरजीह दें, मौत को ना तरजीह कर रही है। बशीर अहमद साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं शबनम लोन साहिबा जिस बात का जिक्र कर रही हैं? क्योंकि कई बार जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी इनके बचाव में खड़े हो जाते हैं, यहां तक कि पत्थरबाजों का भी बचाव करने लगते हैं। हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि बातचीत होनी चाहिए और हर एक के साथ बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम के लीडर हो, चाहे वो कोई भी हो। हुर्रियत एक सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा है 2016 में जब यहाँ पे हालात खराब हो गए तो यहाँ मेन स्ट्रीम की स्पेस बहुत कम हो चुकी है। मैं कई बार ये कह चुका हूँ और ये हकीकत है। उस वक्त भी अगर यहाँ की सरकार ने, ऑन रिकॉर्ड है हमारे जो इस वक्त आरएनबी मिनिस्टर जो कल बाल बचे हमले में त्रसाल में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें रिक्वेस्ट की उसने सईद अली गिलानी साहब को कि हमें मौका दीजिए यहाँ पे काम करने के लिए। अगर आपके एक सीनियर मिनिस्टर उस वक्त आर्टिकल लिखते हैं, अखबार में लिखते हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है उनका कहीं ना कहीं उनका असर रसूख है। जब तक कि आप उनके साथ बात नहीं करेंगे, हमारे साथ बार आप बात करें। आपने बीजेपी को डायरेक्ट यहाँ पे सरकार बनवाई पीडीपी के साथ, मामला और बिगड़ गया। आपने नेशनल को, हमने देखा, हमारी बात कभी नहीं मानी आप लोगों ने। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर बात कर रहे थे कि ये मसाइल है जिनको इरोजन हुआ है, जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज होते जा रहे हैं। हमने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया। हमने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ऑटोनॉमी आप वहां से देंगे लेकिन यहाँ लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हमारी अनसुनी की गई। आपने उसके बाद हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए यहाँ पे कई सारी पार्टियां वजूद में लाई और एक्सपेरिमेंट किया। आज उन पार्टियों को आपने यहाँ हुकूमत में लाया। हालात आपके सामने है।
नहीं, बशीर अहमद साहब मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। बस एक छोटा सा सवाल है कि हुर्रियत के लीडर तो ये कहते हैं कि रेफरेंडम करा लीजिए जम्मू कश्मीर में, क्या आपकी पार्टी का भी ये स्टैंड होगा? क्या आप दलील दे रहे हैं कि यहाँ बातचीत होनी चाहिए, उनसे भी बातचीत कीजिए, क्या इसके लिए तैयार होंगे? क्या बातचीत के सिवा और क्या रास्ता है? आपको हुर्रियत वालों के साथ बात करनी है, किसी भी सूरत में बात करनी है, आपको हर एक को ऑन बोर्ड लेना है। तो हुर्रियत वाले कहें रेफरेंडम करा लीजिए तो वो भी करा लें हम। नहीं, वो बात की बात है। देखिए, हम पहले प्रीजज कैसे करेंगे, हम पहले कैसे ये कहेंगे वो वैसा कहेंगे, पहले बातचीत तो शुरू करें ना। बातचीत पहले समीर, सबसे पहले कश्मीर को कश्मीर में मिला दो, कराना रेफरेंडम, पता चल जाएगा आपको। बना। मैं कहता हूँ कि मांग क्यों नहीं करते आपकी पीओ के यहाँ? 25 पे सबको ले आइए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर तक। कल में वहाँ के नेता क्यों नहीं मांग करते कि पाक अधिकृत कश्मीर को कश्मीर में करना चाह रहे बहुत देर से? जीजे सिंह साहब, अभी जो सरकार का स्टैंड हमें दिखाई दे रहा था कि सख्त कार्रवाई हो रही थी, एनआईए के एक्शन चल रहे थे, क्या उससे अलग हटकर देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमेशा जो अलग सोच रखने वाले लोग हैं, जैसे हुर्रियत है, पाकिस्तान से शह लेता है, इनकी ये एक जिसे कहते नारा होता कि हमें आजादी चाहिए। अरे भी पहले इनसे ये पूछना चाहिए और ऑन बोर्ड लाना चाहिए किस चीज की आजादी चाहिए। आजादी तो पहले ही है, वहां पे आजादी हर तरह की है। एक कश्मीरी जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छे स्कूल है, 3-4 वहां पे एयरपोर्ट बने हुए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट्स हैं, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, रेलवेज बनाई जा रही है। जो कश्मीरी बच्चे हम देख रहे हैं, मैं तो साउथ में रहता हूं, मणिपाल तक, और यहाँ पे कई इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, वहां पे वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। और साथ में हर सेक्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि जो एक हमारे मुस्लिम भाई हैं, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन इंडिया, हर तरह से, चाहे वो बिजनेस हो, प्रेम जी आजम को देखिए, फिल्म इंडस्ट्री हो, राजनीति हो, प्रेसिडेंट है, प्राइम डिफेंस में है, वहां के लोग हर जगह पे है। किस चीज से आजादी चाहिए इनको, कश्मीरियों को? ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के स्लेव बन जाएं। स्लेवरी है यहाँ पे। आप मुझे बताएं, आम हिंदुस्तानी जिस तरह से बेरोजगारी से जूझ रहा है, वो भी जूझ रहा है, इसको और किसी नजरिए से नहीं देखने की जरूरत है। कश्मीरी गोली भी खाते हैं सर। जी शेष नारायण जी, अब होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? लास्ट कमेंट, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा जाता था, और जब वहां पे इन लोगों ने, कबायली बदमाशों ने लेके आए थे, जिन्हें वहां बैठे हुए थे, ग्रैंड एंट्री लेने वाले थे कश्मीर श्रीनगर में, तो उस वक्त जो माहौल था उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो पाकिस्तानी एजेंट हैं, इनको दुरुस्त करना चाहिए और इनका सारा पैसा कौड़ी खत्म करना चाहिए, जो चोरकटाई करके पैसा रखे हुए हैं। और उसके बाद हमारे लोग जो हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और उसमें कश्मीर में एक बात बहुत साफ होनी चाहिए कि वहां बीजेपी भी बेवकूफियां करती है, कांग्रेस भी बेवकूफियां करती है। वहां पर जो आजादी की जो बात है वो भी समझ लीजिए, अकबर ने जब कश्मीर पे कब्जा किया था तो कश्मीरी अवाम ने अपने को गुलाम माना था। और जिस दिन 26 अक्टूबर 1947 को जिस दिन एक्सेशन के दस्तावेजों पे दस्तखत किया था राजा ने, हालांकि राजा पाकिस्तान का मोहब्बत करता था, उस दिन से कश्मीरी अवाम अपने को आजाद मानता था शेख साहब के साथ। और उसको इनको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और हुर्रियत के लोग इक्को इलेक्शन तो जीत नहीं पाते ये लोग हमारे असली लीडर तो ये हैं, एनसीपी है, पीडीपी है, कांग्रेस है, इन लोगों से बात। बिल्कुल, वो कश्मीर की आवाज नहीं है, जो चुनकर आ रहा है वो कश्मीर की आवाज है। और जाहिर है पाकिस्तान की गाने वाले लोगों से बातचीत करने से हासिल कुछ होगा नहीं। बहुत कुल मिलाकर लबोलबाब ये निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। फिर एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।